कुछ नहीं बोलना चाहता कि आप सब उनके बारे में जानते हैं और उनके बारे में बोलना मेरे लिए ऐसे ही होगा हमारे यहाँ पे आए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार हूँ कि आपने मेरे लिए इतनी देर तक अब आप सुन पा रहे हैं जी। अब मेरे का वाली तो आपसे तो बोलिए लेकिन इतना खुला है। मैं सबसे पहले तो क्षमा याचना करना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मुझसे कहा ही गया था कि शायद मैं यहाँ करियर काउंसलिंग के किसी सेशन में भाग ले रहा हूँ, तो मैं बड़ा उत्साहित था क्योंकि जब अपना करियर समाप्त हो जाता है तब आदमी सहायक हो जाता है कि दूसरों को मशवरा दे कि वो अपना करियर का तैयार करें। तो वो तो होने तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोग सुनने को उत्सुक हैं। मगर फिर मैंने हाजिरी रखकर पूछा माइक के ऊपर कि आखिर बोलना किस विषय पर है, तो इन्होंने कहा कुमाऊनी व्यंजन। अब दिक्कत ये है कि मैं बहुत समय आपका लूँगा नहीं, मगर कुमाऊनी व्यंजन शीर्षक से ही मुझे आपत्ति है, क्योंकि मुझे लगता है कुमाऊनी व्यंजन क्या होता है। देखिए स्थिति ये थी कि खाने पाने में खान पान में जब मेरी दिलचस्पी बढ़ी तो जाहिर है कि मैं हिंदुस्तानी खाने के बारे में लिखता था। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि हिंदुस्तानी खाना क्या होता है, तो मैंने गंभीरता से सोचा हिंदुस्तानी खाना क्या होता है। तो वो अभी सेंथिल साहब यहाँ भाषण दे रहे थे कि अच्छी हिंदी बोलते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, तो वो इडली डोसा सांभर ये सब जानते हैं, टिफिन के आइटम। खाना ये तमिलनाडु का नहीं है। तो कोई अवियल होता है, कोई कोटू तोकू होता है, कोई तोरन होता है, कोई कुजांगू होता है, उसका कोई जिक्र नहीं करता है। और अधिकांश लोग सांभर कहते हैं जबकि होता सांभर है। वो सांभर अय्यर का क्या होता है, येंगार का क्या होता है, नाडार का क्या होता है, चिट्टनाड वाले का क्या होता है। मेरे एक मित्र थे जो मदुरई में थे, प्रोफेसर नटराजन, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा सांभर बड़ा अच्छा है, सांभर बड़ा अच्छा है। उन्होंने मुझसे कहा हाँ ये आपको दिल्ली में जो तुअर मिलता है ना, ये वो तुअर नहीं है, ये तुअर बर्मा का तुअर है, आप लोग तो कनाडा का तुअर खाते हो। तो आजकल तो कनाडा का तुअर, वैसे ही कनाडा को गाली देने में बड़ा मजा आता है, सब लोग देशभक्त हैं। मगर मैंने उनसे पूछा कि कनाडा के तुअर में क्या ऐसा है जो बुरा है और आपके सांभर में इतना अच्छा तुअर क्या है। तो उन्होंने मुझे ज्ञानदान करते हुए कहा कि ये सांभर तो आपको चेन्नई में भी नहीं मिलेगा, उनका तुअर भी ठीक नहीं है। तो दिक्कत क्या थी कि जो तुअर है, जो भारत में तुअर है, वो सबसे अच्छा हम लोग अगर कहेंगे तो गढ़वाल का है, और अगर मध्य प्रदेश के आप हैं तो नरसिंहपुर का है, और वो तुअर भारतीय स्वाद में चढ़ा हुआ है। अब असल में हमारी पैदाइश उस तरफ की बिहार यूपी संगत की नहीं है ना, क्या होता है कविता, वो सेटिंग हमसे नहीं हो पाता है। तो दिक्कत ये है कि वो जो सांभर था, उन्होंने कहा कि कनाडा का सांभर दूर का है, बर्मा का तुअर नज़दीक का है, तो माइक्रो क्लाइमेटिक रीजन एक है। अब अच्छी याद दिलाई, बढ़िया का ही नहीं, लातूर का भी बहुत अच्छा है जहाँ बड़ी मंडी तुअर की होती है। बहरहाल तब मैं सोचने को विवश हुआ कि जिसको हम भारतीय खाना कहते हैं, अगर आप मेन्यू में जाएं तो उसमें होता है इंडियन डिशेस, साउथ इंडियन डिशेस। तो क्या साउथ इंडियन डिशेस इंडियन डिशेस में फ़र्क है, कोई अलग देश है? आजकल तो दशा लगभग ऐसी हो रही है कि उत्तर भारत विद्या के ऊपर एक है, विद्या के नीचे एक है, वो एक देश एक वोट आदि नहीं हो पा रहा है। मगर कुल मिलाकर तब से मैं सोचने का विवश हुआ कि जब हम कुमाऊनी खाने की बात करते हैं, कुमाऊनी व्यंजन की बात करते हैं, तो कर क्या रहे हैं। क्योंकि जन्म मेरा पहाड़ में हुआ, परवरिश पढ़ाई पहाड़ में हुई, और घर में सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कुमाऊनी व्यंजन कोर्ट्स में बनते थे। तो अब जो कुमाऊनी व्यंजन बनते थे, बहुत वर्ष बाद जब मैं गांव देहात से थोड़ा मेरा परिचय कुमाऊं में बना, जन्म मुक्तेश्वर में हो रहा था, पढ़ाई लिखाई वही हुई, तो जब मैं अपने घर के खाने का जिक्र करता तो लोग कहते ये खाना तो कुमाऊनी नहीं है, ये तो तुम्हारी माँ पता नहीं कहाँ कहाँ रही, कहाँ कहाँ पढ़ी, उन्होंने क्या कर दिया, कुमाऊनी व्यंजनों का अत्याचार कर दिया, ये सब बनने लग गया। और तो आप क्या खाते थे? लड़का मेरा खाने का बड़ा शौकीन है, उसने कहा ये कोई खाने की बात होती है, भुटुआ खा के देखो कभी क्या होता है। अब जब मैंने भुटुआ देखा तो यहाँ भी भीमताल में एक वो दारू की दुकान के बारे में एक भुटुआ बेचता है, बड़ा अद्भुत व्यक्ति है। मैं दारू की दुकान का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, मैं मात्र भुटुए का विज्ञापन कर रहा हूँ। तो मैंने दिल कड़ा किया और मैंने कहा कि ये कुमाऊनी व्यंजन में आजमा के देखता हूँ उसमें होता क्या है। तो लड़के ने तब तक 2 प्लेटें खा ली थी और कहा बड़ा मजा आ रहा है, बहुत सही बना है।
सही क्या था, उसमें कुछ आते थी, कुछ कलेजी थी, कुछ रंगा बूटा था, कुछ उसमें। अब मेरे मन में शक ये पड़ गया कि बकरी की मेमनी जिसने देखी हो, अगर आते साफ ना हो, पहाड़ में जलाभार होता है, तो कैसे भटुआ आदमी खा सकता है? वो भटुआ खा रहा है या मेमनी खा रहा है, इसी का अंदाज नहीं आएगा। तब तक उसने कहा नहीं देखो, इसमें फेफड़ा भी है, इसमें तिल्ली भी है, इसमें मसाला कितना अच्छा पड़ा है, भुना कितना अच्छा है। तो खैर साहब मैंने दिल कड़ा किया और घर में मतलब विघ्न बाधा न हो, मैंने भटुआ खा लिया। अब वो भटुआ खाने के बाद हम लोग रानीखेत में रहते थे, तो रानीखेत में जहाँ रहते थे हमारे मकान मालिक शाहजी थे, पप्पू शाहजी। तो उन्होंने कहा कहाँ तुम इधर उधर भटकते हो, सबसे अच्छा भटुआ वो परेड मैदान के सामने मिलता है, वहाँ भी सिपाही आते हैं, वो लगा के खुद देते हैं, दारू वारू वहाँ नहीं मिलती, मगर तुम अगर चाहो तो कार में कुछ व्यवस्था कर सकते हो और वहाँ भी भटुआ खा के देख सकते हो। तो वहाँ का भटुआ निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छा था, क्षमा करें मुझे भीमताल निवासी भीमताल के भटुए से। मगर ये भीमताल का भटुआ हो या वहाँ का भटुआ हो, इसको आप कुमाऊनी व्यंजन कहेंगे या प्रकारांतर से कहीं और भी खाया जाता है। मगर जैसे हम तमिलनाडु से बात शुरू हो रही थी, मुझे कुमाऊनी व्यंजन सुनते ही समझ में ये नहीं आता कि हम किस कुमाऊं की बात कर रहे हैं। हम अल्मोड़ा के बामणों की बात कर रहे हैं, हम अल्मोड़ा के शाहों की बात कर रहे हैं, हम अल्मोड़ा के टमटाओं की बात कर रहे हैं, हम अल्मोड़ा के दलितों की असवर्णों की बात कर रहे हैं, और अल्मोड़ा शहर के बाहर जो गाँव में उन तक सीमित है, या हम बात कर रहे हैं सोमेश्वर के बाद की, हम बात कर रहे हैं। मैं कुमाऊनी व्यंजन की बात आपको बताऊँ तो सोमेश्वर में वहाँ भी दुर्भाग्य है कि पहाड़ सूर्यास्त के बाद वैसे ही मन आदमी का विचलित होने लगता है, पहाड़ मस्त हो या न हो। अब तो खैर उसे शराबबंदी आंदोलन भी नहीं है, तो शेखर भी जहरीली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उसमें स्थिति ये थी कि वहाँ भी एक दुकान के पास सोमेश्वर में एक बुजुर्गवान बैठते हैं, बोरा साहब, वो मालपुआ बनाते हैं, और उनका मालपुआ निश्चित रूप से कुमाऊनी मालपुआ है। उस मालपुए की शक्ल में, सूरत में, स्वाद में किसी मालपुए से कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो खालिस कुमाऊनी मालपुआ है। एक छोटा सा पुआ है जिसके भीतर खोए की एक बूंद होती है, उसको चाशनी में उतार करके जलेबी के साथ आपको निकाल के देते हैं। आज से 10-12 वर्ष पहले जब मैंने पहली बार खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार जब मैंने खाया और खाने के लिए बहुत दूर से भटक के गए, तो उसमें कहीं कुछ चीज़ नदारत थी, उसमें वो खोए की बूंद नदारत थी। और उन्होंने कहा कि देखिए महंगाई अब इतनी हो गई है कि वो खोया तो उसमें मालपुए में नहीं पड़ सकता, इस कुएं को मैं चाशनी में 2 बार डुबा देता हूँ, आप इसी से मतलब अपनी दाढ़ी भी चपटी कर लीजिए, अंगुलियाँ भी गंदी कर लीजिए, और कहीं पुआ बड़ा अच्छा बना था। तो क्या वो कुमाऊनी मालपुए का एक अवतार था? उनके पुरखे कभी खीम सिंह मोहन सिंह जी की दुकान में काम करते थे, और उन्होंने जो आप सब लोग जानते हैं, पहाड़ का मामला है कि बाल मिठाई के आविष्कर्ता जोगालाल शाह जी थे, जिनके घर में कभी खीम सिंह मोहन सिंह रोतले का परिवार काम करता था। अब अगर आप पहाड़ से नीचे को आते हैं तो रोदिया के पास वो कतार लगी है उन मिठाइयों की, क्या वो कुमाऊनी व्यंजन है जो हलवाई बनाता है, या कुमाऊनी व्यंजन वो हैं जो रोज़मर्रा के कुमाऊं में खाए जाते हैं? अब दुर्भाग्य है कि हमारा राज्य तो उत्तराखंड हो गया, मगर हमारे दिल बटे हुए हैं। गढ़वाली व्यंजन अलग है और उत्तराखंड कुमाऊनी व्यंजन अलग है। हम नाम कहिए कि हम उनके यहाँ जो कपूरी थी वो हमारे यहाँ काफा है, उनके यहाँ जो फाटा था काफा था वो हमारे यहाँ रस है, वो ठटवाणी है, ढटवाणी है, घटवाणी है, भटवाणी है, ठटवाणी है। आप कुछ भी लगा के आनी पानी कर दीजिए, कहानी कुमाऊनी व्यंजन की रसोई कर दीजिए, और आप उसके बाद कहिए कि अद्भुत व्यंजन था, अद्भुत व्यंजन था। अब दिक्कत ये है कि हर आदमी का भोजन उसकी पहचान होती है। जिस तमिलनाडु का भोजन तमिलनाडु की पहचान है, केरल का भोजन केरल की पहचान है, मगर केरल का भोजन कौन सा है? सीरियल क्रिश्चियन सुरियानी, मोगना मुस्लिम, नाडार, वहाँ के टॉडी टेपर्स, या जहाँ दक्षिण कन्नड़ा और कुरूर मिलता है, उनका हिस्सा मिलता है कोरुगा प्रांत, क्या वहाँ का कोरुगा जो जनजाति भी है और अनुसूचित जनजाति भी है उनका खाना, या वो कोची का खाना, या वो तिरुवनंतपुरम का खाना, या वो नंबूदिरी ब्राह्मणों का खाना। अब ये सारे कष्टभोग हैं जिसमें मुझे लगता है कि जब हम कुमाऊनी व्यंजन की बात करते हैं, 3 बातों के बारे में ईमानदारी होनी चाहिए। हम किस सामाजिक वर्ग के खाने की बात कर रहे हैं, हम किस जाति के खाने की बात कर रहे हैं, हम किस शहर कस्बे विशेष की बात कर रहे हैं। इसी उत्सव में आने के पहले कुछ मित्र थे जो बड़े खिन्न थे। एक मित्र को चिंता ये थी कि हाय हेमंत, तुमने किस धूर्त को बुला लिया, उसकी तो वामपंथी दुकान बंद हो गई है जेल में, अब वो भीमताल में भी दुकान जमाने आ गया है। उनको साथ ही ये बात भी याद आ गई कि हमारे मित्र कमल जोशी की जब स्मृति में व्याख्यान हो रहा था तो मैंने कहा था कि मैं तो भ्रष्ट हिंदू हूँ,
गोमांस भक्षण में कर चुका हूँ। अरे उस राक्षस को तुम फिर बुला रहे हो जिसका मुंह काला किया जाना चाहिए था। तो मेरा साहस डोलता कम चीज़ों से है, मगर मुंह काला इस उम्र में हो तो थोड़ा बुरा ही लगेगा, दाढ़ी से रंग उतरता भी देर से है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अगर कुमाऊनी व्यंजन पर बात करना चाहेंगे तो वहाँ हमारे पुरोहित वर्ग के बैठे हुए पाठक जी, जिनको एकदम उद्धरण में याद आ जाए कि पंतों की ख्याति बल्द के हाड़ खाने से जाने कब से जुड़ी हुई है। वो चाला करते थे, बदतमीजी करते थे और जो कुछ मिलता था खाते थे। वो ढेर खाने वाले दलित ही नहीं थे, वो हमारे पुरखे भी थे जो बड़े चैन से खा पी लेते थे। मगर मैं फिर घुमा फिराकर कुमाऊनी व्यंजनों के मिथक की बात करूँगा। हुआ है कि जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगा कि हमें अपने कुमाऊनी व्यंजनों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, महिमा मंडन करना चाहिए। तो तीनों चीज़ें हो गई थी। हमारा खाना सर्वगुण संपन्न है, उसमें आयुर्वेद के सारे गुण हैं। अगर आप गहत की दाल खाते हैं तो गहत की दाल बो के देखिए, वो पत्थर की शिला फूट जाती है, आपके गुर्दे या किडनी की पत्थर की तो बात ही क्या है। अब डॉक्टर साहब तो मतलब प्रकाश डालेंगे कि अंग प्रत्यारोपण करवा लीजिए, अगर गहत की दाल के भरोसे रहेंगे तो गुर्दा भी जाएगा और पथरी तो आपके साथ ही जाएगी, जाके उचित शिला में स्थापित हो जाएगी, जैसा सवेरे जोशी जी शिला की बात कर रहे थे। अब उसमें आपने कहा कि हमारा खाना ऑर्गेनिक ही, ये खाएंगे तो आपका जीवन इतना लंबा हो जाएगा, इतना ऐसा। हमारा खाना बड़ा स्वास्थ्यप्रद था क्योंकि वो गरीबी का खाना था। उसमें हमारे पास छिचौड़ी क्या थी, एक आधा चम्मच भर कड़वा तेल था जिसको आप काली लोहे की कढ़ाई में डालते थे, उसमें थेज के चिकन समेत आलू डालते थे, एक दो जो होते थे, पानी डालते थे, नमक डालते थे, अगर सौभाग्य से घर में सूखी मिर्च थी वो डाल देते थे। वो उबल के खाने लायक हो जाती है। पतला सा चावल के साथ खा लीजिए, रोटी के साथ खा लीजिए। अगर आप खाने के शौकीन तो मूली भी सेज दीजिए। अब अगर और भी संपन्न थे तो आधा चम्मच घी में तड़का और मार दीजिए। सौंठ था तो अदरक भी उसके साथ सेज दीजिए। तो खाना तो बड़ा स्वास्थ्यप्रद था, न उसमें चिकनाई थी, न उसमें कोई बाहर का पदार्थ था, न रंग था, न मसाला था। यही बात आप देखिए कि आपने कहा कि सोयाबीन तो अद्भुत था। कितने लोग घर में रोज सोयाबीन की चूरकानी खाते थे, उससे उनको दीर्घ जीवन प्राप्त होता था। अब पुराने पहाड़ में न तो प्रेशर कुकर था, न मिक्सी थी, सिलबट्टा था जिसमें मसाला पिसता था। घर की महिलाएं जो गाँव में काम करती थी वो बोल सारती थी, दूध दूहती थी, बच्चों को देखती थी, पति सत्तात्मक परिवार में अपने पति की सेवा करती थी, जो घर में रहती थी। जो बाहर से कभी बार आते थे, लाट साहब होते थे जो आर्मी से आते थे, वो दो पैग लगाकर वैसे ही साथ में और आसमान में सवार रहते थे। वो महिलाएं खाने का विकास, व्यंजनों का स्वाद की दृष्टि से नहीं करती थी। वो सिर्फ ये करती थी कि ये चीज़ सुलभ है। पहाड़ी मुहावरे आपको बताते हैं, ये तो एक ही खाड़ के पिनालू है, मतलब उस खाड़ में खड्डे में आपने जाड़े में खाने को जो कुछ आलू पिनालू डाले थे उसको आप खाते थे। हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने बहुत अद्भुत, अरे तुम क्या जानो गडेरी का क्या स्वाद होता है। हाँ, वो कौन ठंडे स्थान की गडेरी है, कौसानी के ठीक नीचे लोबान, जहाँ वो बाबा जी ने जब से वो मंदिर बनाया वो सोता सूख गया, वो गडेरी भी जाती रही। तो मेरे पिता तक उस झांसे में फंस चुके थे, जो मतलब जिनका जन्म 1908 का हुआ था। अरे बेटा जा रहा तो बागेश्वर, तो रिवाज से गडेरी ले आया, साहब ने गडेरी ले आया। ये गडेरी वैसी नहीं है जैसी बचपन में होती थी, ये अकेली लग रही है। तो खींचे कैसे लाए थे? तो मैंने कहा देखिए, अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो जिनसे संग गया उनसे पूछ लीजिए, जो बात से खरीदी थी। अच्छा ठीक है, अब गडेरी कैसे बनेगी तुमको पता नहीं, गडेरी कैसे बनेगी। हमारे दूसरे मित्र हैं रंजीत रावत, जो पहाड़ी ऑर्गेनिक संस्था चलाते हैं, अच्छी चलाते हैं और हठी आदमी है और दबंग आदमी है, और राजनीति में जो भी उनका संस्कार और परिचय रहा हो, पहाड़ी खाने को लेके उनको बहुत अहंकार और गर्व है। वो कहते थे मेरे यहाँ आपको छोले भटूरे नहीं मिलेंगे। तो एक टूरिस्ट ने मेरे सामने कहा जी बच्चा तो मैगी नूडल खाना चाहता है। उनका गाड़ी आपकी है, आगे चले जाइए भदौस्तान में मैगी नूडल खा लीजिए ना, मगर मेरे यहाँ आपको एक पहाड़ी खाना ही मिलेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गडेरी में चाकू नहीं लगना चाहिए। मेरी दादी माँ जो थी वो उसके तोड़ के बनाती थी, फिर उसको पहले उबालते हैं, फिर उसका कोयलापन निकालते हैं, फिर उसको पंजी पहले भांग के साथ पीस के बनाते हैं। स्वाद बदलना हो तो फिर गडेरी को हरी सब्जी के साथ बनाते हैं, कभी दही डाल के बनाते हैं, और कोई मसाले नहीं थे। मगर वो अभाव का खाना था जिसे आप गरीबी की संपन्नता कह सकते हैं, कि आपने खाना तो रोज गडेरी ही था, खाना आपने पिनालू ही था, खाना आपने आलू और मूली ही था, खाना आपने तरुड़ी उबाल कर था, मगर आप उसका जायका तो बदलना चाहते थे। तो कभी उसमें भाना चला गया, कभी उसमें दही चला गया, कभी भनीरा चला गया। अब एक किताब हाल में छपी है भारतीय खाने पर, उसमें जिन सज्जन ने कुमाऊनी खाने पर लिखा है वो मति मूर्ख और वज्र मूर्ख है। हमारे मित्र हैं
उनका नाम लोग करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, सौरेश भट्टाचार्य नाम के व्यक्ति हैं। वो ज़्यादातर अंग्रेजी खाने पे लिखते हैं, ज़्यादातर वो वाइन पे लिखते हैं। तो मेरा गडेरी इज़ अ ब्रिलियंट थिंग। उसमें जो भंगीरा पड़ता है, इट इज़ अ ब्लैक जीरा। अब वो भंगीरा ब्लैक जीरा कब से हो गया, शाह जीरा, ये तो मतलब जिसने वो तो भांग पी के लिख रहे होंगे, तो उनको जितना भांग से उनका रिश्ता था वो नमस्ते। अब कुमाऊनी रसोई में जो मुझे दूसरी आपत्ति क्या है कि आजकल हर जगह एक कुमाऊनी थाली बिक रही है। उसमें एक मडुए की रोटी होती है, एक जमुरे की खीर होती है, एक कोई नाक को झुआ करके चढ़ने वाला बड़ा बुरा बना हुआ रायता होता है, कभी थोड़ा सा कोई हलवा भाग्य से मिल जाए तो मिल जाए, और उसके बाद एक चुड़कानी होती है या भटकी दाल होती है, कभी गहतानी होती है। उसका आई गिव यू डुक्का कोफ्ता करी। डुक्का कोफ्ता करी इतनी देख रही थी कि मैं देखने में अच्छी थी, मुंह में डालने में अच्छी थी, तो मैंने उनसे हौले से कहा कि इसका इंस्पिरेशन तो कोफ्ता होगा, कहीं असली कोफ्ता खाने को मिल जाएगा। तो उन्होंने कैसी बात कर रहे हो, श्राद्ध है ना, पिछले वर्ष की बात है, श्राद्ध थे, इस वर्ष भी श्राद्ध है। यहाँ खाने हम दिन में बैठे तो उस आदमी ने अच्छा खाना खिलाया, हौले से पूछा लहसुन प्याज तो खाते हैं ना। मैंने कहा आप तो यार आदमी का मगज भी खाते हैं, तो लहसुन प्याज की बात कर रहे हो। तो उसने कहा कि कल ये चक्कर हो गया था, कल कुछ लोगों ने कहा कि खाने में लहसुन प्याज पड़ा है कि नहीं पड़ा है, श्राद्ध का है। मैंने कहा देखो इसमें मेरी एक व्यवस्था जो है वो पौराणिक व्यवस्था में मेरी दिक्कत है। मेरे पिताजी दारू भी पीते थे, मेरे पिताजी गोश्त भी खाते थे, उनकी आत्मा तृप्त कैसे होगी जब श्राद्ध में अंडा गोश्त नहीं होगा। तो ये जो व्यवस्था है शास्त्रों की, वो खाने में जब लागू होती है और उसमें हम दोहरे मानदंड अपनाते हैं, तो अब लड़की का भगवे वाला प्रसंग मैंने आपको बताया। अब आप मांसाहारी थाली देख लीजिए, तो उसमें बाशेर फ्रॉम रामलिंगा, पहाड़ी शुरुआ, कुकर का शुरुआ, कौन सा शुरुआ, कहाँ का शुरुआ, ससुरा एक बांट बनता था, बकरे की टांग से लेके खुर से लेके सर तक सब कुछ खा लेते थे। पुरोहित लोगों को शपड़ी चली जाती थी, सीढ़ी चली जाती थी, बाकी लोगों के हिस्से में राना भुटा बाल जनानी ले गया, कच्चा पक्का खाया, जो बचा तो बच्चे हाथ में गिलास लेके बड़े खुश होते थे कि बांट पीने को मिल गई, एक हड्डी की बोटी मिल गई, देख मुझे मैं फेवर्ड चाइल्ड हूँ, मुझे बोटी मिल गई। अब उस बाट को अगर आप बाटी रहने देते, वो है ना प्यार को प्यारी रहने दो, कोई नाम न दो, तो बाट को बाटी रहने दीजिए, आदमी खाता तो सही। पहाड़ में के बाद कौन सी मछली होती थी, चंपावत में किताब पढ़ के हुआ, बड़े अच्छे लोग हैं जो इसके आयोजक हैं, वो उन्होंने मुझसे पूछा आप कुछ खाएंगे? मैं गया यहाँ लिखा है मछली मछली, तो मछली जरूर खाएंगे। तो पहली बार मैंने पहाड़ में जो पहाड़ की छोटी गलियारे होते हैं, वो मच्छी अच्छी चली चंपावत के रास्ते में चलती 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 हाँ क्या चीज़ थी, हाँ वो तो दोबारा भी लिया जा सकता है बहुत ही। मगर आप उस तरह की मछली को देते तो लगता कि आप कुमाऊनी के खान पान में जो गांव में होता था वो था। आप खाने जाइए, आप थल में जाइए, आप कहीं जाइए, यहाँ बड़ी अच्छी मछली मिलती है, ठंडे पानी की मछली बड़ी अच्छी, मुँह में डालने लायक नहीं होती है, किसी ने उसको तला नहीं होता है, वो आधी पक्की आधी कच्ची होती है। उसको खाने का रिवाज वही है कि सवेरे भी लगा रखी थी, शाम को भी लगा रखी थी, और मच्छी बड़ी अच्छी लगी तो मच्छी यहाँ की फिर वही हुआ कि पिछले बार यहाँ मच्छी बड़ी अच्छी थी। तो खाने की स्मृतियाँ जो होती हैं वो खाने की वास्तविकता को ढक देती हैं। अब मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि पहाड़ी कुमाऊनी कहिए, उत्तराखंडी थाली कहिए, लपसी लोग क्यों नहीं खा रहे हैं, लोग बेड़वी रोटी क्यों नहीं खा रहे हैं, लोगों को ये कहने में शर्म क्यों आती है कि ये निशवा रोटी क्या होती है। हमको पूरी बनाने की जरूरत क्या है, हमको लगड़ खिलाने में क्यों शर्म आ रही है, हमको बिना नमक का भटिया खाने में क्यों परेशानी होती है, हम ज्वाला क्यों नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक एस्पिरेशनल फूड भी है। कि आज शेखर ने बड़ा अच्छा बात किया है, किताब की भूमिका शेखर ने लिखी है, किताब तो खैर अच्छी बुरी जैसी है, पर भूमिका बड़ी अच्छी है। नहीं इसलिए नहीं कि यहाँ बैठे हैं, शेखर ने उसमें बड़ा अच्छा उदाहरण गुमानी करने का दिया है कि खाने की चीज़ें क्या क्या थी। अब आपको तो पूरा उदाहरण याद होगा, उसमें जितने खाने की चीज़ें हैं वो बहुत सीधी सादी घर में खाने की है। उसमें बाकी की खीर है, दूध है, चावल है, कौड़ी है, अदरक आदा है, गाबे हैं, वो सारी चीज़ें वो हैं जो आज हमारे खाने से मिलती हैं। और मुठकुए का साग नहीं है, वो लुगड़े का जिक्र नहीं है। अब अगर उस पंक्ति को भी गुमानी की कविता की पंक्ति को लोगों ने ध्यान से पढ़ा होता तो उन्हें समझ आता कि हमारा खाना क्या था। तो मेरी समस्या ये है, जहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देने का आदि नहीं हूँ, मैं मेरी वाणी ज़्यादा कौमा और नहीं करती है, मगर मेरा ये मानना है कि आप पूछें उसके बारे में, तो आपको पूछना हो। मुझे लगता है सबसे बड़ा फरेब तो ये है कि कुमाऊनी व्यंजन, ये व्यंजन उत्तराखंड के व्यंजन हैं, और उत्तराखंड के जो व्यंजन जौनसार, भावर, तराई के हैं, वो शौका, भूटांतिकों के, गरबिया के, नारमा के, व्यास, चौदास के, उनके नहीं हैं। जो
चारधाम यात्रा पथ के पुनिया लोग हैं उनके व्यंजन फर्क हैं, जो सवर्ण बाहर से आए पहाड़ी लोग हैं उनके व्यंजन फर्क हैं, शाह समुदाय का मैंने जिक्र किया जो मांसाहारी बड़े वैश्य परिवार हैं, और कई ऐसे शाक्त परिवार हैं जो पूजा करके मांस खाते थे। तो हम लोग न तो हमारा खाना शाकाहारी था, न हमारा खाना शुद्ध सात्विक था, और हमारे खाने पर कई प्रभाव है, कहीं नेपाल का प्रभाव है, कहीं हिमाचल का प्रभाव है, मगर बड़ी ममोनिया अल्मोड़ा जैसे कस्बे में ही पड़ती थी। तो मेरे ख्याल में हमको थोड़ा संयम के साथ अपने खाने का नियम मंडन करना चाहिए। और वरना तो आप देखिए, आप यहाँ बाहर निकल जाइए, यहाँ भी आपको पिज्ज़ा, हैमबर्गर, पास्ता सब होममेड मिल रहे हैं सड़क पे। तो क्या ये व्यंजन आज हमारे नहीं है? आप लोग असहमत हो सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि मैं तो ये हट छोड़ने वाला नहीं हूँ कि कुमाऊनी व्यंजन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अनोड़िया ब्राह्मणों का खाना है, अनोड़िया शाहों का खाना है। तो हर नागा तक जिनके खाने के वो कहीं मतलब प्रसन्न होते रहते थे, और ये ढेर खाएंगे और हम भी ढेर खाएंगे, तो उनके ढेर पर ढेर है, हमारा तो वो वैदिक बलिदान के बाद निकला बल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को थोड़ा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि हमारी बोली क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है। अब डॉक्टर साहब सामने बैठे हो, बार बार याद आ रही हमारी टोपी है। जब तक हमारी टोपी नहीं थी डॉक्टर साहब क्या करते थे? हिमाचली टोपी हमारी टोपी थी। वहाँ दो पहाड़ के अद्भुत कर्णधार बैठे जिनके सर पर बेसबॉल कैप्स लगी हुई हैं, मगर शेखर पाठक और अनूप शाह जी पहाड़ की पहचान है, उनको पहाड़ी टोपी पहनने की जरूरत नहीं है। अब मुरली मनोहर जोशी जी ने आज तक इस पहाड़ी टोपी को सर पर ध्यान नहीं किया है, वो अब तक हिमाचली टोपी धारण किए हुए हैं। मैं अभी शिमला से लौट के आ रहा हूँ, मेरा बड़ा मित्र, पिछली बार आप साथ थे, एक मित्र ने ये 3, आपको शायद एक टोपी मिली, मुझे 6 टोपियाँ मैं आप लोगों की हिस्से के लिए लेके आ गया उसमें। ये लोग जल्दबाजी में थे, जल्दबाजी में निकल गए, इनके नाम की टोपियाँ भी मेरे पास थी, वो मैं लेके घर गए। अब मैं घर जैसे ही गया, मैंने टोपी निकाली नहीं कि मेरे लड़के ने तो मोदी जी की टोपी ले आए। तो मैंने कहा मोदी जी की टोपी लाने की मेरी धृष्टता हो सकती है भाई, मैं तो भारतीय उत्तराखंडी टोपी लेके आया हूँ। उन्होंने कहा इसमें धर्म कमल को छोड़कर क्या, मतलब कुमाऊनी टोपी तो काली पीली टेढ़ी तिरछी दोनों होती थी। वो तिरछी टोपी वाले सारे पहाड़ी थे, जो मतलब काली टोपी होती थी, खाकी टोपी होती थी। मगर हमारी टोपी में अगर धर्म कमल लगकर हमारी पहचान बनी है तो मुझे आपत्ति नहीं है, एक टोपी हमारी भी होगी। मगर हमारी टोपी को उत्तराखंडी टोपी बनने में समय लगेगा, तब तक हिमाचली टोपी ही इधर उधर हमको भटकाती रहेगी, नेपाली टोपी भी हमें भटकाती रहेगी। वही बात हमारे खाने पर निरंतर लागू है। जो नई पीढ़ी जब तक उत्तराखंड के खाने को अपना खाना नहीं मानेगी, तो ये बहस घर में चलती रहती है कि आप नूडल्स खाइए, कोरिया में नूडल बनते हैं जो उगल के बनते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकते उस तरह के? तो आप पहाड़ी नूडल क्यों नहीं बना रहे हैं? आप पहाड़ी सीनियर नूडल की शक्ल की क्यों नहीं बना रहे हैं? मगर बनाना तो हमको पुलाव और बिरयानी है ना, बनाना तो हमको भी कौरमा है। तो हम कहेंगे कि कौरमट के काल में यहाँ अंग्रेज साहब आया था, उसको खिलाने के लिए हमने कौरमा बनाया था, कौरमा अला रामनगर। तो ये तो पुलाव नहीं खाना। धन्यवाद।